बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम मल्टीपल कोरिलेशन का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका आंसर हमने उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी होती है। हम कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन मेन मकसद जो होता है वो उसको इंटरप्रेट करना होता है कि इसका मतलब क्या है। तो हमने तीन वेरिएबल्स लिए x1, x2 एंड x3 और हमने यहाँ पे मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तीनों मल्टीपल कोरिलेशन हमने कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम R1.23 जिसका फार्मूला प्रीवियस वीडियो पे हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, फार्मूला याद करने का आपको आसान सा तरीका बता दें हम 1.23। अब यहाँ पे देखें R12 का स्क्वायर लेना है हमने, ठीक है। फिर 1 और 3 का स्क्वायर लेना है -2 टाइम्स। अब इस यहाँ पे अपने तमाम पेयर ऑफ रिलेशनशिप्स निकालने R12, R13 एंड R23। और एक बात आपने याद रखनी है कि पॉइंट के बाद जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएंगे, यानी 1 माइनस R23 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन के जो आपको आर नजर आ रहे हैं ये जस्ट क्या है, ये सिंपल कोरिलेशन है। हम कोरिलेशन का आइडिया आपको दे चुके हैं, उसके फॉर्मुलेशन भी हमने आपको बताई है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया है। ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सिंपल कोरिलेशन फाइंड करना है, यानी x1 और x2 के लिए भी हमने कोरिलेशन निकालना है, x1 और x3 के लिए भी कोरिलेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है, और x2 और x3 के लिए भी हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत आसान है, सबसे पहले आपने ये कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल्स के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0.2 आएगा। अगर हम फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल्स के इन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस कैलकुलेट करेंगे, answer will be 0.76, and if we calculate coefficient of correlations in between second and third variables we got 0.12। चलिए बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। तो R12 का स्क्वायर, R12 यानी फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन आया वो हमारे पास क्या है, 0.2, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल के दरमियान जो आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू 0.76 आ रही है, 0.76 का स्क्वायर -2 टाइम्स R12, दिस इज R13 एंड दिस इज R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23, आपके पास 0.12 आ रहा है, इसको स्क्वायर करना है। इसको आपने कैलकुलेटर में सेव करना है और बड़ी आसानी से आपको फार्मूले का आंसर क्या मिल जाएगा, 0.77 मिल जाएगा। यानी हमने जो मल्टीपल कोरिलेशन निकाला है 1.23 वो हमारे पास क्या आ गया, 0.77। इसके बाद हम आपको इसकी इंटरप्रिटेशन भी बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद फिर हम इनकी इंटरप्रिटेशन के मतलब आपको बताएंगे। R2.13 फार्मूला याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि R21 पॉइंट के बाद 1 है तो 21 का स्क्वायर लेना है, फिर 23 का स्क्वायर लेना है -2 टाइम्स R21, R23 एंड R13। और मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर में हमेशा पॉइंट के बाद जो आ रहा है ना 13, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। R21 या R12 सेम, क्योंकि आप जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिमेट्रिक अबाउट x एंड y, यानी RxY का आंसर बराबर होगा RYX। तो R21 हो या R12 हो, आंसर विल बी सेम। तो R21 की जगह मैंने क्या लिखा, 0.2, इसको स्क्वायर लिया, प्लस R23 की वैल्यू मेरे पास 0.12 आई है, इसका मैंने स्क्वायर लिया, -2 टाइम्स R21, R23 and R13 divided by 1 minus R13 का स्क्वायर which is 0.76। जस्ट कैलकुलेट, आपको क्या आंसर मिलेगा, 0.21 आंसर आपको मिलेगा, ठीक। और 3.12 के लिए भी हमने क्या किया है, फार्मूला जो है आपके सामने है, R31 का स्क्वायर प्लस R32 का स्क्वायर -2 टाइम्स R31, R32 एंड R12 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद आपके पास 12 आ रहा है तो 1 माइनस R12 का स्क्वायर, आपके पास R31 की वैल्यू या R13 की वैल्यू 0.76 आ रही है, स्क्वायर इट, प्लस R32 की वैल्यू आपके पास 0.12 आ रही है, स्क्वायर इट, -2, आपके पास R31 की वैल्यू 0.76, R32 की वैल्यू 0.12 और R12 की वैल्यू आपके पास 0.2 आ रही है। 1 माइनस R12 की वैल्यू 0.2 आ रही है, स्क्वायर करें, इसको
कैलकुलेटर के थ्रू जो है आप सॉल्व करें, यू विल गेट 0.76। ठीक है, अब हमने तीनों फार्मूलों के थ्रू मल्टीपल कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की। चलिए अब आते हैं इंटरप्रिटेशन की तरफ, जो हमारा मेन मकसद। एक स्टैटिस्टिशियन का काम कैलकुलेशन के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है आपके पास, कैलकुलेटर्स है, SPSS है, मुख्तलिफ किस्म के लेटेस्ट जो है आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन वही होता है जो आपको रिजल्ट को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करके बता सके कि व्हाट डज इट मीन। तो चलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मल्टीपल कोरिलेशन की आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, इसका जो बेसिक आइडिया वो आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो हम एक को इंटरप्रेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला बाकी जो है फिर आप उसको खुद ही कर लीजिएगा। तो R1.23 इज इक्वल टू 0.77 आया। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसकी मैंने मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस आपको बताना चाहता हूं, जो आपको सहल लगे, आसान लगे, उसी को आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये द कंबाइन इफेक्ट ऑफ x2 एंड x3, यानी x2 और x3 के इफेक्ट को अगर हम कंबाइन करें और उसका रिलेशनशिप हम फर्स्ट वेरिएबल के साथ देखें तो वो क्या आ रहा है, 0.77 आ रहा है। यानी द कंबाइन इफेक्ट ऑफ x2 एंड x3 विद x1 इज 0.77। सेकंड पे आ जाते हैं, द कंबाइन डिपेंडेंस ऑफ x2 एंड x3 ऑन x1 इज 0.77। यानी x2 और x3 की कंबाइंड डिपेंडेंस अगर हम देखें x1 के साथ, कि x1 पे कितना डिपेंड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.77 आ रही है। तीसरी इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ x2 एंड x3 with x1 is 0.77। यानी अगर हम रिलेशनशिप देखें किसके दरमियान, x2 और x3 का कंबाइन इफेक्ट ले लें और इसी का रिलेशनशिप अगर हम x1 के साथ देखें तो वो 0.77 आ रहा है। एंड इट शोज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, और एक और इंटरप्रिटेशन थी मल्टीपल कोरिलेशन की, मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुके हैं, द सिंपल कोरिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ x1 and its estimated value x1 head through regression line या regression model is 0.77। that यानी अगर हम x1 जो कि हमारे पास ऑब्जर्व वेरिएबल है और रिग्रेशन लाइन के थ्रू अगर हम x1 हेड कैलकुलेट कर ले, जिसको हम एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ x1 कहेंगे, इनके दरमियान अगर हम सिंपल कोरिलेशन कैलकुलेट करें तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0.77 आएगा। ठीक है, अब मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि हमने जो तीनों मल्टीपल कोरिलेशंस कैलकुलेट किए, इसका मकसद क्या है, इसका फायदा क्या है। तो आपको यहां से पता चल रहा है कि अगर हम 3 और 1 को कंबाइन करें और इसका इफेक्ट 2 के साथ देखें तो वो काफी स्मॉल वैल्यू आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि आप 3 और 1 को कंबाइन ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप सेकंड वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल को अगर आप कंबाइन करते हैं तो ये काफी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड सेम इज द केस विद 1 2 कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल्स को कंबाइन करके इसका रिलेशनशिप थर्ड के साथ देखते हैं तो वो 0.76 आ रहा है। मल्टीपल कोरिलेशन जो होता है ये दरअसल आपके पास इंडिकेशंस होती है कि जब आप रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं तो मल्टीपल कोरिलेशन से आप नतीजा खस कर सकते हैं कि मेरे पास जो मॉडल रिग्रेशन मॉडल होगा वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। तो यहां से पता चल रहा है कि अगर आप सेकंड और थर्ड वेरिएबल को इंडिपेंडेंट रख लें और फर्स्ट वेरिएबल को डिपेंडेंट रख लें और एक रिग्रेशन मॉडल फिट कर लें तो वो आपके पास ज्यादा फ्रूटफुल मॉडल होगा। उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, प्रिसाइज होंगे, क्योंकि 2 और 3 को कंबाइन करना आपके लिए जो है वो फायदेमंद, आपके लिए सूदमंद साबित हो सकता है। यानी आप 1 और 3 को कंबाइन करके रिग्रेशन मॉडल ना बनाएं। यानी आसान अल्फाज में मैं ये कहना चाहूंगा कि मल्टीपल कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के बाद हम रिग्रेशन की तरफ स्टेप लेते हैं, हम रिग्रेशन का मॉडल बनाते हैं। ठीक है, ये मॉडल फिटिंग क्राइटेरियाज हैं। मल्टीपल कोरिलेशन का आंसर आपको ये बताता है कि आपका मॉडल जो होगा बेस्ट फिट होगा या पुअर फिट होगा। तो 1.23 की वैल्यू 0.77 आ रही है जो कि हाईएस्ट मल्टीपल कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल करके आपने रिग्रेशन मॉडल बनाना है। अब रिग्रेशन मॉडल हमने कैसे बनाना है कि सेकंड और थर्ड वेरिएबल्स को आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेना है और फर्स्ट वेरिएबल्स को आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल की जो डिपेंडेंस है वो सेकंड और थर्ड वेरिएबल से काफी ज्यादा आ रही है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। ठीक है,
तो dear, I do expect you have got the point that how we make regression models on the basis of multiple correlation. So inshallah नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।